अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो है इंडक्टिव एसी सर्किट के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर रेजिस्टिव एसी सर्किट, एसी सर्किट एंड ओम्स लाइन एसी सर्किट डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो जो है वो इंडक्टिव एसी सर्किट के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कन्फ्यूजन फेस ना करनी पड़े। ओके जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि रेजिस्टिव एसी सर्किट। अच्छा, एज वी नो दैट इन रेजिस्टिव एसी सर्किट current is lagging behind the applied voltage by pi by 2 radian और 90 डिग्री। ओके जी, इंडक्टिव एसी सर्किट फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, वो है एसी और एक इंडक्टर कनेक्टेड है उसके साथ। तो इन सच सर्किट्स करंट जो है वो हमेशा लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। ओके जी, तो इस चीज़ को हम फर्दर आगे प्रूव करेंगे डिटेल से। तो स्टेटमेंट ये है इसकी। ओके जी, so in order to understand inductive AC circuit, we consider an AC circuit having inductor as shown in below figure। ओके जी, सो हमारे पास एक इंडक्टर है connected to an AC source। ओके जी, so here V maximum sin omega t, current can flow through it। अच्छा, so inductance L। ओके जी, so the voltage V is equal to V maximum sin omega t। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि इंडक्टर जो है वो टेम्पररी एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू इट। जैसा कि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, एवरी हाफ साइकिल के बाद उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। सो ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटीज इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। ओके जी, सो when alternating current I flows through the inductor, then changing magnetic field is set up। ओके जी, तो करंट के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो जाती है। नाउ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो चेंज है, EMF इज इंड्यूस्ड। ओके जी, जैसा कि हमें पता है फैराडेज लॉ कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड E is equal to, now due to Faraday's law, E is equal to N d phi divided by dt। Change in magnetic field produces EMF, electromotive force। ओके जी, सो let the value of applied
voltage V is equal to V maximum sin omega t. So by applying Kirchhoff's voltage law, जिसके अंदर जिसकी स्टेटमेंट है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड वोल्टेज ड्रॉप्स आर इक्वल टू ज़ीरो। डिटेल से किरचॉफ्स करंट लाइन वोल्टेज लॉस किरचॉफ्स लॉस को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर, तो इसको वहाँ पे हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ इस टॉपिक के अंदर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मतलब है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज एंड ईएमएफ्स जो इंड्यूस्ड हो वोल्टेज ड्रॉप होंगी इन द सर्किट आर इक्वल टू ज़ीरो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये हो गया, माइनस जो वोल्टेज इंडक्टर कंज्यूम कर रहा है माइनस हम इसको वी एल से रिप्रेजेंट कर फॉर द टाइम बिंग, ओके इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड वी नो दैट voltage across inductor V is equal to L di by dt। ये इंडक्टर की इक्वेशन है। जब हम इंडक्टर कैपेसिटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर तो इसमें हम इस फार्मूला को और इसका एनालिसिस करेंगे। ओके जी। सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज माइनस L di बाई डी टी मीन्स चेंज जो अल्टरनेटिंग करंट फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल चेंज हो रहा है, तो जो करंट इससे फ्लो हो रहा है वो चेंजिंग करंट है, मीन्स करंट के अंदर चेंज आ रहा है। अल्टरनेटिंग करंट है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल पोलैरिटीज चेंज हो रही हैं। सो इस चेंजिंग करंट की वजह से यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगी। ओके जी। सो इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब हम इसको नाउ ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, हमें पता है कि ये वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी के इक्वल है, और हम पूरी इस फैक्टर को इक्वेशन की साइड पे ले जाते हैं तो इज इक्वल टू नेगेटिव से पॉजिटिव पे चला जाएगा बाय डी टी। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस केस, सो वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू डी आई। ओके जी, हम इक्वेशन एक नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन, जैसे कि हम मैथमेटिकल प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो हमें कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज भी अंडरस्टैंड याद रखने पड़ेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके जी, integration di is equal to integrating V maximum over L sin omega t dt। okay जी, so differential integral cancel out each other, okay जी, and V maximum divided by integration sin omega t into dt, as we know that integration of sin nx dx is equal to minus cos nx divided by n plus c। ओके जी, तो with the help of this formula sin omega t dt is equal to minus cos omega t divided by omega। ओके जी, सो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। सो पुटिंग in equation 2 we get, okay, तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय, इसको हमने इंटीग्रल से बाहर इसलिए निकाली क्योंकि बोथ आर कांस्टेंट वैल्यूज़, तो कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए। ओके जी, सो और साइन ओमेगा टी डी टी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा आई इज इक्वल टू वी मैक्सिमम ओवर ओमेगा एल और माइनस कॉस ओमेगा टी। अगेन वी नो दैट जहाँ पे
वी नो दैट का मतलब है कि आपको ये प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल जो फार्मूलाए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये, तो ये याद होने चाहिए। ओके जी, दैट्स वाई आई एम टेलिंग हियर दैट आई नो इट और वी नो दैट साइन थीटा माइनस 90 डिग्री और साइन फाई, आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। ओके जी, ये इस चीज़ की इक्वल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन फाई माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस फाई। सो हेयर साइन omega t minus pi by 2 because minus cos omega t and sin omega t minus 90 minus cos omega t because pi जो है वो हमारे पास 180 डिग्री divided by 2 is equal to 90 degree. Okay जी, तो all these formulas are same. You need to okay जी, so इक्वेशन नंबर इसको बी कह देते हैं। नाउ रिप्लेसिंग माइनस cos ओमेगा टी विथ sin omega t minus 90 degree. Okay जी, so I is equal to V maximum divided by omega L sin omega t minus 90 degree. Okay जी, और I is equal to V maximum divided by omega L sin omega t minus pi by 2. Okay जी, now we have to find out I maximum value and current I will be maximum, current I instantaneous current, when sin omega t minus pi by 2 is equal to 1. So हम इस इंस्टेंटेनियस करंट को लिख सकते हैं I maximum is equal to V maximum divided by omega और ये 1. So I maximum is equal to V maximum divided by omega L. Now putting equation the value of I maximum in equation C, we get okay जी, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन सी के अंदर पुट करेंगे I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ओके जी, तो we can understand easily from equation 1 and equation number 4 equation number 1. ओके जी, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, मैं इसको यहाँ पे भी लिख वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी ओके जी, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे देयर इज़ अ फेज डिफरेंस। ओके जी, 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ओके जी, इट मीन्स दैट करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 2 रेडियन और 90 डिग्री। ओके जी, thus it is
clear that in pure inductive circuit, inductive AC circuit, current is lagging behind the applied voltage by 90 degree. Okay ji. So it is shown in below phasor diagram. Phasor diagram. Okay जी. ये हो गया 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन. ये हो गया वोल्टेज एंड दिस इज द करंट. ओके जी. तो यहाँ पे हमने जिस तरह रजिस्टर के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि इन फेजर डायग्राम वैल्यूज आर ऑलवेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज और इफेक्टिव वैल्यूज. दैट्स व्हाई आई राइट हियर V and I means both are RMS values. Okay जी. Now it is also shown in wave diagram below. तो वेव फॉर्म के अंदर भी हम इसको अभी शो करेंगे कि किस तरह करंट जो है ओके. तो वेव फॉर्म के अंदर भी हम इसको ओके. एंड करंट okay जी. So 2 pi and this is pi. This is the waveform for voltage and this is the lagging current. तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ पे कि करंट जो है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री. मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है और करंट यहाँ पे ज़ीरो है. तो यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है और करंट मैक्सिमम है. मीन्स देयर इज़ अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस. ओके. सो voltage V and current I. This is the I, this is the voltage. Okay जी.
तो ये वेव फॉर्म्स भी हो गई और फेजर डायग्राम भी हो गया। एंड वी ओके जी 90 डिग्री ओके जी। So in pure inductive circuit, voltage is leading the current by 90 degree, and in other words current can lags behind the applied voltage by pi by 2 radian or 90 degree. तो अब इन इंडक्टिव सर्किट्स हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके जी, जैसे कि हमारे पास इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इंडक्टर ना सिर्फ करंट को फोर्स करता है कि वो अप्लाइड वोल्टेज से लैग हो, बल्कि वो जो करंट की मैग्नीट्यूड है वो करंट उसको भी लिमिट करता है। ओके जी, बिकॉज वी नो दैट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू maximum voltage divided by resistance, or but here it is a pure inductive circuit, so on through Ohm's law R is replaced by XL, and we know that this XL is the opposition offered to the flow of electric current by the inductance L. Okay जी, IM is inversely proportional to XL or inversely proportional to omega L. So इंडक्टेंस जो है और मैक्सिमम करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल बढ़ती जाएगी तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और मैक्सिमम करंट जो है वो कम होता जाएगा। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स एल से, एंड वी नो दैट एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल and omega is equal to 2 pi f L, because angular frequency or angular velocity is equal to 2 pi f. Okay जी, since inductance L is measured in henries and frequency f in hertz. ओके जी, अब हम चेकआउट कर लेते हैं पावर का क्या बिहेवियर है इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है P इज इक्वल टू वी आई। तो अब वी और आई की वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट कर लेते हैं। वी एम साइन ओमेगा टी एंड करंट जो है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ओके जी, और हमने इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इंटू आई मैक्सिमम, और इसकी जगह हमने कॉस ओमेगा टी, बिकॉज प्रीवियस हमने इसकी जगह ये रिप्लेस किया था। ओके जी, सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ओके जी, नाउ ओके जी, माइनस वी एम आई एम
इसको रिप्लेस करेंगे साइन 2 ओमेगा टी, ओके जी, डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज वी नो दैट because sin alpha cos beta is equal to, सॉरी इसकी जगह पे हम ये लिख लेते हैं, जैसा कि हमने फार्मूला है sin 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, ओके जी। सो sin 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो हेयर इन दिस केस अगर हम रिप्लेस करते हैं sin अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा टी, देन sin 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, और ये तो डिवाइडेड बाय 2 था, तो ओके जी। तो इसलिए हमने sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी की जगह रिप्लेस कर दिया sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ओके जी। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर Vm divided by 2 sin 2 omega t. Now in this case average value, अगर हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें, सो एवरेज वैल्यू का बिहेवियर क्या होगा इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, एज वी नो दैट एवरेज पावर जो है इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओके जी, जो थी माइनस वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म है और वो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल अगर हम इन दोनों का एवरेज लें तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है। सो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव हेयर हम इसको लिख सकते हैं, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देन एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी and average value of sin 2 omega t is equal over a complete cycle is equal to 0, sin 2 omega t over a complete cycle is equal to 0, so average power जो है वो भी in case of pure inductive circuit is equal to 0, और power this power in pure inductive circuit is equal to 0, ओके जी। तो एवरेज पावर तो यहाँ पे इक्वल टू 0 है, लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, तो अगर हम उसको वेव फॉर्म के अंदर ड्रा करें, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, ओके जी। and for negative half cycle, okay. This is the omega t, ओके जी। तो ये जो पावर है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पावर एब्जॉर्ब्ड
बाय इंडक्टर। ओके जी, और ये जो है फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इंडक्टर जो है पावर डिसिपेट और रिटर्न्ड बाय द इंडक्टर टू द सोर्स और सप्लाई। ओके जी, सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। ओके जी, तो अगर हम कंप्लीट एक साइकिल के लिए लें तो पावर इज इक्वल टू ज़ीरो, बट फॉर हाफ साइकिल दिस इज द waveform and this is the equation, instantaneous equation for instantaneous power in pure inductive circuit। तो इंडक्टिव सर्किट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडक्टिव लोड्स हमारे पास ज़्यादा होते जाएंगे तो हमारे पास जो करंट है वो और ज़्यादा लैग करता जाएगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। मीन्स इंडक्टिव लोड्स बढ़ेंगे तो पावर फैक्टर रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे इंडक्टिव लोड जो हैं वो कम से कम आए, लेकिन ये तो एक जेनेरिक से सर्किट था, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसके अंदर हमने करंट, वोल्टेज और पावर का बिहेवियर चेकआउट किया है। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।